कई बार सभी को पता है कि भाई हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो एक वो पैनिक हो जाता है सबके लिए। लोग डीजे के बिल्कुल पास में, और उसमें भी मैंने कुछ घटनाएं देखी कि उसके पास में नाचने वाला ये उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। फाइनेंशियल से रिलेटेड है या हमारे कैरियर से रिलेटेड है या और किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे हैं। रात को तो हमारे पास यूँ लगता है कि वो ऑप्शन भी उपलब्ध नहीं है। क्या आरके हॉस्पिटल एक बार इस स्थिति में आना चाहिए? हमारे जीवन में वास्तविक स्ट्रेस है, हम उसको आपस के लोगों से शेयर करें। कोविड के टाइम में जो है थ्रोम्बस बनने स्टार्ट हुए थे, वो थ्रोम्बस कभी कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। अरे कुछ गैस वैस कुछ रही होगी इस प्रकार की, तो ये क्या धारणाएं होती हैं? एक हृदय के रोगी के लिए नमक जहर के समान है। ये जो समस्याएं हैं ये ईसीजी में पकड़ में नहीं आती है। जानकारी वहाँ तक चीज़ें उससे स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में ये वही समस्या है या नहीं है। उसके बाद फिर आरके हॉस्पिटल में कैसे कुछ पता लगेगा? 2 बजे क्या, बल्कि अर्ली मॉर्निंग अगर वो 3 बजे 4 बजे भी आएगा तब भी उसकी ईसीजी मतलब हो जाएगी। रास्ते में वहाँ घर से हॉस्पिटल पहुँचने के बीच में तो क्या कुछ किया जा सकता है? आरके में 24/7 सभी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। राजसमंद में बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद एक चर्चा लगातार जोर शोर से सुनाई देती है, दिखाई देती है। वो ये है कि राजसमंद में जब हृदय से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स होती है तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। अब उसमें क्या उनके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या दैनिक दिनचर्या हो सकती है, और उसके साथ साथ अगर ऐसी कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो राजसमंद में मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर हमारे प्राथमिक कदम क्या होने चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और उस महत्वपूर्ण विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ मैं चाहता हूँ कि इस एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुँचे। 2 चेहरे मेरे साथ हैं। एक चेहरा जो कि हम में से हर एक व्यक्ति उस नाम को बड़े बखूबी जानता है, डॉक्टर कृपाशंकर जी हैं। एक ऐसे डॉक्टर के तौर पर आजकल लगातार सक्रिय हैं कि कई बार तो डॉक्टर मतलब राजसमंद उस हॉस्पिटल में मिलने ही आपसे ही आते हैं, तो तमाम इन चीज़ों से रूबरू रहते हैं। और दूसरा चेहरा डॉक्टर अमित जी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिनचर्या होती है, क्योंकि आप स्वयं न केवल मेडिकल से जुड़े हुए हैं बल्कि इनकी दिनचर्या में कई शारीरिक रूप से जिस प्रकार से जिम, स्पोर्ट्स, तो उस माध्यम से वहाँ से भी चीज़ें कहीं ना कहीं हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं इस एक सवाल के साथ कि ये जो कार्डियक, दिल से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें होती हैं, इनके मैं चाहता हूँ कि आरके में क्या फैसिलिटी है, यहाँ कुछ क्या है, उस तक पहुँचे उससे पहले कि सिम्टम्स क्या होते हैं। हम घर पर अगर क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहती है जब हमें महसूस होना चाहिए कि हाँ ये कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको इस मंच पे लाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजसमंद की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना स्नेह और इतना प्रेम दिया। इस एपिसोड के माध्यम से हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस चर्चा के माध्यम से हम हमारी भावनाओं को, साथ में जो किस तरह के ये जो एपिसोड होते हैं या किस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं, उनके बारे में हम जानकारी और चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो जो कार्डिक, जो स्पेशली जो ये एपिसोड जो है हम जो कर रहे हैं वो कार्डिक इवेंट्स के लिए कर रहे हैं। तो कार्डिक में जैसे कई बार सभी को पता है कि भाई हार्ट अटैक आ गया, तो एक वो पैनिक हो जाता है सबके लिए। तो इसके सिम्टम्स में ये हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है कि चेस्ट पेन, बहुत तेज़ दर्द होता है। लेकिन चेस्ट पेन ही जरूरी नहीं कि चेस्ट पेन ही हो, चेस्ट पेन के साथ हल्का सा झंझनाहट हो सकती है, बाएं हाथ में भी हो सकती है, दाएं हाथ में हो सकती है। कभी कभी कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जिसमें केवल स्वेटिंग होती है, केवल पसीना आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल पेन एब्डोमेन करके आते हैं और उनको जब ईसीजी करते हैं तो पता लगता है कि ये तो हार्ट अटैक है या एमआई का वो है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बैकेक होता है, कमर दर्द हो रही है, साहब कमर दर्द हो रही है, 2-3 दिन से हो रही है या आज ही हुई है, ईसीजी करते हैं तो पता लगता है कि कार्डिक इवेंट हुआ है। तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स आप बता रहे हैं, मगर कई बार क्या होता है ना कि जो इन दिनों दिल में दर्द, जैसा आपने कहा एक ज़रूरी एक सिम्टम बताया है, वो कई बार अलग कारणों से भी होता है। कई बार जैसे हम आम बोलचाल में करते हैं तो आपस में बोलते भी हैं तो कहते हैं कि अरे कुछ गैस वैस कुछ रही होगी इस प्रकार की। तो ये क्या धारणाएं होती हैं? तो ये धारणाएं बिल्कुल सही हैं, धारणाएं अधिकतर ऐसी हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे इस तरह का सिम्टम कुछ भी है, चाहे गैस का ही दर्द है, तो एक बार डॉक्टर से मिलकर ईसीजी करा देनी चाहिए। ईसीजी रीड करने के बाद में हम कहते हैं हाँ ठीक है, गैस का दर्द है या मांसपेशियों का दर्द है, कोई बात नहीं, ये दवाई ले लो। तो
लेकिन उसको नज़रअंदाज नहीं करना, और यार गैस का है तो कोई बात नहीं। वो गैस करते हुए कई बार वो अगर कार्डियक इवेंट हुआ तो वो अपने लिए जानलेवा हो सकता है। और इस एपिसोड में वैसे आरके हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है उससे जुड़ी हुई बात करेंगे, क्योंकि जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसके तौर पर आज बड़ी रोचक जानकारियाँ मुझे मिली और ज़रूरी जानकारियाँ हैं, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। मगर उससे पहले एक सवाल मेरा ये होता है कि इन दिनों हम लगातार देखते हैं, विशेष तौर पर जो कोरोना के बाद कई बार कुछ खिलाड़ी खेलते खेलते गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। डांस करते हुए कई बार मैंने देखा, इन दिनों वीडियो वायरल होते हैं कि अचानक, और युवा, ये क्या इन दिनों ये घटनाएं घटित हो रही है? ये जो कोरोना के बाद में जो इस तरह के जो इवेंट्स हुए हैं, उसका जो मुख्य कारण ये है कि कोरोना में जो मेन जो डेथ का कोज था वो कार्डियक इवेंट था। कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती थी, तो उस समय जो कोविड के टाइम में जो है थ्रोम्बस बनने स्टार्ट हुए थे। वो थ्रोम्बस कभी कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। तो जैसे अपन एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जैसे आपने कहा कि कोई बैंड बाजा बज रहा है, उसकी बहुत धड़कनें तेज चल रही हैं, वो कार्डियक वहाँ तक पहुँचती हैं, और वो जो थ्रोम्बस है वो कहीं ना कहीं अपनी कोरोनरीज को ब्लॉक कर देता है, और वो कई बार पेशेंट वहीं सडन कोलैप्स हो जाता है। इसमें आप ये सलाह देंगे लोगों को, क्योंकि जो उत्सव होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, कई बार लोग डीजे के बिल्कुल पास में, और उसमें भी मैंने कुछ घटनाएं देखी कि उसके पास में नाचने वाला ये उस स्थिति तक पहुँच जाते हैं। आपको लगता है कि उसका एक कोई संबंध है उस बिल्कुल पास, इससे दूर रहना चाहिए इस तरह? बिल्कुल, जितना अपन नज़दीक रहेंगे, जितनी जो वेव्स तेज़ी से जाएंगी तो वो हार्ट पे सीधा असर डालेगी। तो ये बिल्कुल इसका लॉजिक है इसका। तो ये इसमें दिनचर्या बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ मैं एक धन्यवाद अमित जी के लिए इसलिए दूंगा क्योंकि इन्होंने ये कहा था, क्योंकि बीच में एक दुखद हादसा राजसमंद में हुआ था, जब हमने हम सभी के प्रिय हितेश जी को खो दिया था बड़ी कम उम्र में। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि राजसमंद हॉस्पिटल में भी कई फैसिलिटी होती है, मगर उससे पहले ऐसी क्या दिनचर्या होनी चाहिए कि जिस दिनचर्या के बतौर इन तमाम संभावनाओं पर कंट्रोल किया जा सके, इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके? सर, प्रथम में तो सबसे पहले मैं मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र हितेश जी जोशी की आत्मा की शांति के लिए सबके लिए कहना चाहता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिजनों को इस दुखद घड़ी को झेलने की शक्ति मिले। और हेमेंद्र जी का धन्यवाद, डॉक्टर कृपाशंकर जी का धन्यवाद कि इस बहुत ही दुखद विषय को और बहुत ही संवेदनशील विषय को आज इन्होंने उठाया है। दिनचर्या के लिए हेमेंद्र जी ने मेरे से जो प्रश्न पूछा है, उसके लिए मैं दिनचर्या से पहले आज के आमजन से ये अपील करना चाहूँगा कि हम एकल परिवारों में हैं, ज़्यादातर सभी लोग संयुक्त परिवारों विघटन की ओर हैं। हम एकल परिवार में जी रहे हैं, जहाँ पति है, पत्नी है या बच्चे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे चाहे दैनिक जीवन में फाइनेंशियल से रिलेटेड है या हमारे कैरियर से रिलेटेड है या और किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे हैं। उस एंजाइटी से हम ग्रसित होते जा रहे हैं और हमारे पास ऐसा कोई भी रियल वर्ल्ड में, वास्तविक दुनिया में दोस्त नहीं है या हमसे शेयर करने वाले व्यक्ति नहीं हैं जिनसे हम अपनी स्ट्रेस को, हम अपनी एंजाइटी को या हम जो अंदर महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को शेयर कर पाएँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी दिनचर्या हो गई है, हम इंस्टाग्राम पर हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम टिकटॉक पर रील बना रहे हैं, लेकिन हम 4 भाई बैठे हैं, 4 दोस्त बैठे हैं, लेकिन चारों अपने मोबाइल में डूबे हुए हैं जी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम 4 बैठे हैं तो 4 मोबाइल की आवश्यकता नहीं है हमको। हम 4 लोग आपस में बात करें, हमारे वास्तविक जीवन में क्या घटित हो रहा है हम एक दूसरे के लिए जानें, बजाय जो यूएस में बैठा हुआ दोस्त है उससे वर्चुअल बात करने के अलावा हमारे वास्तविक जीवन में हमारे चाचा, मामा, हमारे दोस्त, हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारे घर में क्या घटित हो रहा है, हमारे परिवारजन, हमारे प्रियजन और जो हमारे अजीज मित्र हैं उनके साथ क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। और जो हमारे जीवन में वास्तविक स्ट्रेस है हम उसको आपस के लोगों से शेयर करें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हृदयाघात की शिकायतें आ रही हैं और जो हम अनावश्यक स्ट्रोक की जो समस्याएं आ रही हैं, ब्रेन हीमरेज हो रहे हैं, उनसे काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। दूसरी बात है हमारा खान पान। आज हम ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में तो है ही, लेकिन अब छोटे शहरों में भी यह चीज़ पसार रही है कि जो वीकेंड्स हैं, वीकेंड्स पर नहीं, घर पे हम बनाएंगे ही नहीं खाना, जब बाहर ही खाएंगे। जंक फूड की इतनी हैबिट हो चुकी है, प्रिजर्वेटिव्स इतने ज़्यादा यूजेज हो रहे हैं हर चीज़ में कि उनका पता ही नहीं है। हर चीज़ में इतना नमक है, जबकि आप डॉक्टर कृपाशंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको आगे जानकारी देंगे कि एक हृदय के रोगी के लिए नमक जहर के समान है। जबकि हम हर चीज़ में, चाहे हम चाउमीन खाएं या किसी भी प्रकार का बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कोई भी जंक फूड है, उसमें प्रिजर्वेटिव और नमक की इतनी अधिकता रहती है कि वो हमारे हृदय के लिए जहर समान है।
तो मैं चाहूँगा कि एक जो आज बड़ी सिटी हैं चाहे छोटी सिटी हैं, जो भी हमें नेचुरल फूड और प्रोसेसिंग के द्वारा नहीं बनाए गए हैं उन पे ज़्यादा डिपेंड हम रहें, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। रोज़ भले ही आपके पास में जिम अवेलेबल है या नहीं है, पर हमारे वेदों में, हमारे सनातन धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, सब में व्यायाम को सर्वोपरि बताया गया है। सबको बताया गया पहला सुख निरोगी काया। तो हम एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट अपने शरीर के लिए और अपने मन के लिए, दोनों के लिए निकालें। अपने मन से बात करें, अपने शरीर को कसरत करवाएं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम ये जो हृदयाघात की समस्याएं, ये जो स्ट्रोक की समस्याएं, उनसे काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। ये जो परिस्थितियाँ बताइए, अब थोड़ा सा उस सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसके लिए आज ये एपिसोड बनाना पड़ा। राजसमंद में जब ऐसी घटनाएं होती है तो हमको सीधा उदयपुर याद आता है कि अब यहाँ से निकल कर भागना है। उसके बीच में अगर दिन होता है तो कुछ हॉस्पिटल याद आ जाते हैं, रात को तो हमारे पास यूँ लगता है कि वो ऑप्शन भी उपलब्ध नहीं है। क्या आरके हॉस्पिटल एक बार इस स्थिति में आना चाहिए और यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएँ मिल सकती है? जैसे कि आपने कहा कि आरके हॉस्पिटल किसी को ध्यान में नहीं आता, ये एक मिथ है। अब इस मिथ को क्या है कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो आरके में 24/7 सभी फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। इसमें जैसे आपने अपने जो कार्डिक की जो बात चल रही है, रात को 2 बजे भी अगर पेशेंट आएगा तो वहाँ एक डॉक्टर 24 घंटे कोई ना कोई डॉक्टर वहाँ अवेलेबल रहता है। ये जनता को पता नहीं है इस बात का। डॉक्टर अवेलेबल रहता है, नर्सिंग स्टाफ रहता है, और ईसीजी चाहे वो पेट दर्द करके आता है, चाहे वो चेस्ट पेन करके आता है, चाहे कुछ भी हो, ईसीजी उसकी 100% हो जाती है। ईसीजी होने के बाद में वहाँ जो ड्यूटी पे डॉक्टर होता है, हो सकता है उसको ईसीजी रीड करना नहीं आता हो सकता है, तो वो हम लोगों को तुरंत व्हाट्सएप में ईसीजी सेंड कर देता है। और ईसीजी में चेंजेस होते हैं, चाहे वो एमआई के हों चाहे नॉर्मल हो, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट तुरंत हो जाता है उसी समय। और पेशेंट की कंडीशन अगर क्रिटिकल होती है तो ऑन कॉल की फैसिलिटी होती है, जिसमें ड्यूटी डॉक्टर हमको ऑन कॉल मतलब बुलाता है, हम लोग वहाँ जाते हैं और पेशेंट को मैनेज करके फिर हम पहुँचते हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में अगर कहूँ तो अगर ऐसी स्थिति में कोई आता है, वो चाहे किसी भी, आप जब ड्यूटी पे हैं तब तो चलो बहुत आसान हो जाता है, अगर किसी भी समय में रात में भी अगर आता है, ईसीजी किसी भी समय हो जाएगी? किसी भी समय 24 घंटे कभी भी आए, वो रात को 2 बजे क्या बल्कि अर्ली मॉर्निंग अगर वो 3 बजे 4 बजे भी आएगा तब भी उसकी ईसीजी मतलब हो जाएगी। और वो ईसीजी वहाँ से विशेषज्ञ डॉक्टर देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे। तो ये मतलब कई बार ये लोगों तक ये जानकारी अब पहुँच नहीं पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये तो नाइट की बात है, मॉर्निंग आवर्स में जब हम ड्यूटी पे होते हैं तब उनको पता है कि भाई जैसे हमें इस डॉक्टर को दिखाना है, वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनकी अगर ईसीजी किसी भी डॉक्टर ने करवा दी हो तो वो ईसीजी हम तक कहीं ना कहीं से आ जाती हो। क्योंकि कई बार लंबी लाइन होती है, या हम लोग आईसीयू में होते हैं, या कई बार वार्ड में होते हैं, तो पेशेंट हम तक अप्रोच नहीं कर पाता है। कई बार जो वार्ड बॉय होता है या गार्ड होता है वो पहुँचने नहीं देता उनको। तो ऐसे में क्या है कि जिस डॉक्टर के पास ईसीजी हुई है, वो अपने जो वार्ड बॉय होता है, मतलब जो वहाँ स्टाफ होता है कोई, उसके थ्रू वो ईसीजी हम तक कैसे न कैसे करके पहुँच जाती है। कई बार जी कई बार ऐसा भी आता है कि ये जो समस्याएं हैं ये ईसीजी में पकड़ में नहीं आती है, जानकारी वहाँ तक चीज़ें उससे स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में ये वही समस्या है या नहीं है। उसके बाद फिर आरके हॉस्पिटल में कैसे कुछ पता लगाया जाता है? ये बिल्कुल आपने सही कहा, कई बार ईसीजी नॉर्मल होती है लेकिन टिपिकल चेस्ट पेन होता है। तो उसके अलावा फिर हमारे पास कुछ और जांचें जो ब्लड से होती हैं, जैसे ट्रोपाई है, CKMB है, LDH है, ऐसी जांचें भी होती हैं जो ब्लड से होती हैं। और उसके अलावा जैसे कई बार ईसीजी नॉर्मल लेकिन सिम्टम स्पेसिफिक हैं कि ये कार्डिक ही है, तो उसके लिए फिर आगे ये ब्लड की जांच, अगर उसमें पिकअप नहीं होता तो फिर एंजियोग्राफी करानी पड़ती है। तो इनकी सारी जी उसके लिए फिर उदयपुर मतलब ब्लड की जांच, और यहाँ तक तो उदयपुर में राजसमंद में आरके हॉस्पिटल में हो जाता है। उससे अगर कुछ ज़्यादा क्रिटिकल है तो फिर आगे भेजना पड़ता है। कुछ प्राथमिक उपचार हम इसमें बात कर सकते हैं, जैसे घर पर हैं, कई बार बताते हैं कि घर पे CPR देने की किस तरह से कुछ प्रैक्टिस, कुछ वीडियो भी मैंने देखे हैं। घर पर एक प्राथमिक उपचार की अगर कोई कोशिश करे, या रास्ते में वहाँ घर से हॉस्पिटल पहुँचने के बीच में, तो क्या कुछ किया जा सकता है? ऐसे में अगर केवल चेस्ट पेन हो रहा है तो अगर वो एस्प्रिन कहीं से ले ले, तो एस्प्रिन अगर 300 मिलीग्राम 75 मिलीग्राम की एक टेबलेट आती है, अगर 300 मिलीग्राम ले ले तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। और अगर वो लेने के उसमें सक्षम है तो कभी कभी क्या होता है कि वो कार्डिक शॉक में चला जाता है पेशेंट, तो उसको हेल्पलेस होता है, कुछ न तो कुछ बोलता है न कुछ वो सांस ले पाता है। ऐसे में उसको CPR जो अपन जो यूट्यूब पे या वीडियो देखते हैं वो CPR देना जरूरी है, और CPR देते देते जो भी नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ उसको पहुँचाना चाहिए। एक मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा था कि ऐसी कोई
इक्विपमेंट मेडिसिन तो आपने बताई दी कि एस्पिरिन तो अपने घर पे होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो हमको रखने चाहिए, ऐसी कोई सावधानी, बतौर सावधानी? घर पे जैसे शुगर का रख सकते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा तो अपन घर पे नहीं रख पाते नहीं हैं। रख पाएंगे। अब यहाँ से एक विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, फिर वो चाहे इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं या नहीं हुए हैं, दैनिक जीवन का, जैसे मैंने अमित जी से भी पूछा, खान पान, ये तमाम चीज़ें कितना प्रभावित करती है और इसमें क्या कुछ सावधानी रखी जानी चाहिए? खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि अमित जी ने बताया कि नमक का जो सेवन है, तो कार्डियक जो पेशेंट होते हैं उनमें नमक का सेवन हम लोग कम करते हैं, बिल्कुल बंद नहीं करते हैं। अगर बंद करते हैं तो कभी कभी सोडियम लो हो जाता है, तो हाइपोनेट्रीमिया में चला जाता है, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। तो नमक की जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो अवॉइड करनी चाहिए। साथ में ऑयली, स्पाइसी और डेली लाइफ, जैसे कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, मोबाइल को दूर रखना अपने से, ये चीज़ें डे टू डे एक्टिविटी में अगर इस्तेमाल हो तो ज़्यादा बेटर है। नहीं, जो जिनको नहीं है ये बीमारी, मगर जो जीवन जिस तरह से बदल रहा है, उनके लिए क्या सलाह है कि हाँ थोड़ा ये ध्यान रखिए तो इससे बचा जा सकता है? जैसे अमित जी ने बताया इस बारे में कि जो जिनके कार्डियक नहीं भी है उनको भी यही लाइफस्टाइल कि सुबह रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, बहुत जल्दी भी नहीं उठें तो कम से कम 6 बजे तो उठ ही जाएँ, सूर्योदय होने से पहले उठ जाएँ, और मॉर्निंग वॉक, साथ में व्यायाम, ये सब करें। और खाने में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बाहर का खाना, ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, ये चीज़ें अवॉइड करें। साथ में आजकल हम लोग खाने, इन सब चीज़ों के साथ में मोबाइल का भी खाना ज़्यादा हो गया, तो वो भी अवॉइड करें, तो ये भी अपने जीवन में एक अच्छा कदम हो सकता है। इसके साथ साथ एक विषय ये भी निकलता है, क्योंकि अमूमन आज से कुछ साल पहले अगर हम देखें तो उस वक्त ऐसा लगता था कि हार्ट अटैक मतलब बुजुर्ग। अब परिस्थितियाँ बदली है, तो इसमें खान पान का तो आप बता ही रहे हैं, कोरोना के भी हमने कुछ सिम्टम्स का जिक्र किया, उसके साथ साथ दैनिक एक्सरसाइज और ये तमाम चीज़ें किस प्रकार से, या दिल के लिए, इन चीज़ों के लिए कुछ विशेष अगर कुछ व्यायाम हो? सबसे बेस्ट व्यायाम यही है मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग हुआ, जैसे हल्का लाइट जो वॉक होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें एक तरह से ट्रेडमिल का ही काम करता है वो, साइकिलिंग हो चाहे नॉर्मल जो अपन चल रहे हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा वॉक करें तो वो बेस्ट है इसके लिए। तो ये देखिए, ये आज एपिसोड बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही था, जानकारियाँ पहुँचे, जो जागरूकता है वो पहुँचे, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण तरीके से आरके हॉस्पिटल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि कई बार हमको लगता है कि नहीं आरके हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ व्यवस्थाएं होगी नहीं होगी, रात्रि का समय है तो इससे बढ़िया सीधा सीधा ही चले जाए। मगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि कभी कभी इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप 3 बजे भी आएंगे तो वहाँ पर आपको एक स्टाफ जरूर मिलेगा, आपकी जाँच हो जाएगी और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएगी। तो इस एपिसोड के माध्यम से पहले तो मैं दोनों ही चेहरों को, दोनों ही लोगों को धन्यवाद दूंगा कि राजसमंद के हित में इस एक पूरी मुहिम में आप साथ आकर खड़े रहे हैं। मगर उसके साथ साथ आपको मैं कुछ 2 या 3 बिंदु इस आखिर में आते आते दोहराना चाहूँगा। पहला, जैसा कि कहा है कि शारीरिक रूप से लगातार अपने आप को बेहतर बनाए रखें। दूसरा जो विषय निकल कर आता है जिसमें कि डीजे का जो जिक्र किया था, इन तमाम चीज़ों से भी दूर रहे। और तीसरा, ऐसी कोई परिस्थिति आपके परिवार में घटित होती है, घबराए नहीं। एक जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जहाँ तक की दूरी उस हॉस्पिटल तक के आने की हो, उस बीच में संयम बनाए रखें। CPR जैसी आप तमाम जो चीज़ें हैं वो सीख लें और उसके बाद आरके हॉस्पिटल जरूर आए। और यहाँ के आगे की फिर जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ जिस प्रकार से डॉक्टर साहब निर्देशित करेंगे वो देखने वाली होगी। मगर ये जानकारियाँ होना ज़रूरी है। अगर आपके मन में इस पूरे के पूरे रोग से जुड़ी हुई या किसी अन्य रोग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो आपको लगता है कि इस एपिसोड के माध्यम से अगली बार हम पहुंचा सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये चीज़ें भी आप तक पहुंचाएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।